मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गैर गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में क्लास 12 में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 1 को मैंने डिस्कस किया। इस पार्ट 1 में मैंने आप सब बच्चों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड गैमेटोजेनेसिस, इन 4 सेक्शन को मैंने पूरा करने की कोशिश की थी। बच्चों, आज की इस क्लास में और इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेज हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब पिछले वीडियो को पढ़ रहे होंगे। उसमें दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, जो सॉल्व भी हैं और कुछ अनसॉल्व भी हैं, उनको करने की कोशिश कर रहे होंगे। साथ ही अगर आपको उसमें कोई भी समस्या या किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो आप उसे बेझिझक पूछें और अपने क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। बच्चों, आज का क्लास जो मैं शुरू करने जा रही हूँ उसे आप अच्छे से समझें, इसकी मैं आशा करती हूँ। तो आज इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं अपना, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2। चूंकि ये 2 भाग में समाप्त हो रहा है, यहाँ पार्ट 2 करने का मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं, चूंकि मैंने इसे 2 वीडियो में पूरा करने की कोशिश की है, तो ये हमारा सेकेंड और लास्ट वीडियो है। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो हमारा सबसे पहला जो यूनिट आता है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। आप हमेशा से ही जान रहे हैं कि कॉन्जुगेशन या मेल और फीमेल गैमेट का मिलना ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो महत्वपूर्ण भाग है जिससे के आधार पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रचना की गई है। या हम जब से कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कोई टर्म हम शुरू किए हैं तो वो फर्टिलाइजेशन से ही शुरू हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है कि इसमें गैमेट का जब मिलना होता है, जब 2 गैमेट मिलते हैं तो उनके साथ जो उनके क्रोमोसोम्स का भी इंटरमिंगलिंग होता है। क्रोमोसोम्स के मिलने के कारण उनके जीन आपस में ट्रांसफर होते हैं और जिसके कारण हमें नए वैल्यूएशंस मिलते हैं, नए हमें गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे एक ही माता पिता के हम सभी संतान होते हुए भी अगर हम 2-3 भाई बहन हैं तो आप उनमें ये कंपैरिजन को अच्छे से देख सकते हैं कि एक ही होने के बावजूद भी ना तो हम पूरी तरह अपने पिता की तरह होते हैं, ना ही अपने माता की तरह होते हैं। तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही आता है। आप यहाँ जब स्लाइड को देख रहे हैं बच्चों, तो आप इसमें कुछ जो मैंने लाइंस लिखी है इसको आप देखें। अगर ये क्वेश्चन आता भी है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, लेकिन लेट सपोज कि अगर आप नहीं उसको कर पाए तो सिंपल व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, 1 वर्ड क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दूसरा आप ये यहाँ देखिए, जो लाइन कहता है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, हालांकि आपको पता है बच्चों कि स्पर्म इज अ मोटाइल ऑर्गन, मोटाइल पार्ट है, गैमेट है, और फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल, इट इज स्टेबल। तो वैसे में फीमेल इज जस्ट वेटिंग फॉर द स्पर्म कि कौन सा स्पर्म वहां पर आता है और वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जिसके कारण उसकी चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो जोना पेलिसुडा होता है। इसको भेद करके या इसको इंड्यूस करके ही स्पर्म उसको ओवम के न्यूक्लियर रीजन तक पहुंचता है और तभी फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। तो अगर इसमें अगर ये आता है कि डिफाइन द टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर आप डायग्राम के साथ कंक्लूड करें तो अगर आप जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना बनती है। जैसे आप देखें, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये रीजन जो है, मैंने इसकी लेबलिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि आप इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसे डायग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द ओवम रीजन, और ये जोना पेल्यूसिडा और जोना रेडिएटा का रीजन है। यहाँ पर ये स्पर्म्स जो है वो आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं जोना पेल्यूसिडा रीजन तक। तो ये स्पर्म का ये एक्रोसोम रीजन है जो कि हट चुका है। आप यहाँ
क्वेश्चन में यहाँ 5 जो इंडिकेट किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं। और इसे ये जो क्या कर रहा है, ये अपना एक्रोसोम को रिलीज करके हटा करके, एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, लाइसिन एंजाइम होते हैं, जिसके कारण जो ना पेलुसिडा रीजन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, रप्चर होता है, और स्पर्म जो है वो न्यूक्लियर रीजन ऑफ द ओवम के तक पहुंचने के लिए कैपेबल होता है। तो अगर उस क्वेश्चन के साथ आप इस डायग्राम को इंक्लूड करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। साथ ही वेरियस स्टेप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन को हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप बच्चों जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो चूंकि ये दो गैमेट के मिलने से बन रहा है, तो दोनों जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इन नंबर होते हैं, और जैसे वो मिक्स होते हैं तो वो ट्विन हो जाते हैं। तो ट्विन यानी डिप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड होने के इस प्रोसेस को जाइगोट कहते हैं। और जैसे ही ह्यूमन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें जल्दी जल्दी डिवीजन होना शुरू होता है, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है। आपको ये बच्चे जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट ओनली ये जो है वो एक टाइम बाउंड कॉन्सेप्शन है। अगर समय पे स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आप हमेशा ये सुनते होंगे कि हर बार भी कॉटियस के बाद भी कोई फीमेल फर्टिलाइज क्यों नहीं हो जाती, प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। किसके? जाइगोट के। तो आप देखें फर्टिलाइज्ड ओवम दैट इज फॉर जाइगोट, इस पर तुरंत ही 2 सेल डिवीजन होता है और इस पर 4 सेल 8 सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही जल्दी होता है। 8 सेल डिवीजन होते होते और मोरेला जो कि 16 डेज ऑफ द डिवीजन है ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है और फिर गैस्ट्रुला में होता है। आप यहाँ देखें यहाँ ये जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ये जो जैसे ही यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अब देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम जो ना पेलुसिडा सेकेंड माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? जैसे ही स्पर्म न्यूक्लियर रीजन ऑफ द ओवम में पहुंचता है वह उसके सेकेंड मियोटिक फेज को कंप्लीट करवाता है, यानी कि मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन या मैच्योर एग का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इससे पहले जो एग होता है वो मैच्योर नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte रीजन में ही स्टेबल रहता है। एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हेन एग गेट मैच्योर्ड, तो ये जैसे ही स्पर्म पहुंचता है, स्पर्म के एग तक पहुंचने पर 2 प्रोसेस होता है। पहला तो कि वो उसका मियोटिक डिवीजन जो होता है उसको कंप्लीट कराता है, और साथ ही फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगला स्लाइड भी आपको यही दिखा रहा है। देखिए अब डे 1 है, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है सेकेंड डे में ही तुरंत 2 सेल डिवीजन हो रहा है, और ये 2 सेल डिवीजन जो है कम्प्लीटली लॉन्गिट्यूडिनल है, यानी जो जाइगोट है वो कंप्लीट 2 भाग में सेपरेट होता है 90 डिग्री के एंगल पर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होता है वो हॉरिजॉन्टल है। इस पर मोरिला स्टेज होता है। मोरिला स्टेज क्या है? यहाँ पर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो तो उतना ही रहता है, सेल का जो मास है वो सेल का जो रीजन है वो बढ़ता है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी न्यूक्लियस जो है वो छोटे होते चले जाते हैं। इसके बाद ये आता है आपका यूलियर रीजन, जो कि डे 5 का डायग्राम दिखा रहा है। यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, साथ ही ट्रिप्लोब्लास्ट, फ्लूइड कैविटी और इनर सेल मास का फॉर्मेशन हो गया। ये इनर सेल मास ही जो है वो आगे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। ये फ्लूइड कैविटी क्या है? जैसे ही ब्लास्टुलर स्टेज में जाइगोट पहुंचता है, यूट्राइन कैविटी से एक मिल्क लाइक प्रोडक्ट सिक्रीट होता है। ये जो मिल्क लाइक प्रोडक्ट जो है वो इस पूरे एरिया में ब्लास्टोसिस्ट के सेंट्रल रीजन में इन्वेड करता है, पहुंचता है और उस पूरे एरिया को फिल कर देता है, जिसके कारण एक कैविटी बन जाती है, और जिसके कारण इस रीजन को इस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट का मतलब ही होता है बच्चों छेद। आप इस डायग्राम में और अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए पहले हम इस डायग्राम की चर्चा कर ले। ये ब्लास्टोसिस्ट रीजन है और ये ट्रोपोप्लास्ट रीजन, ये जो आउटर लेयर है इनर सेल मास, और ये यहाँ आपका जो ब्लास्टोसिस्ट ये कैविटी वाला रीजन है।
अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल को टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये जो है वो कहाँ, आपको पता ही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो है वो कहाँ पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचता है, और यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर ये डेवलपमेंट कहीं और हो जाए तो वो फिर फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, और इट विल बी फीटल फॉर द बोथ बेबी एंड द मदर, माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा। इसलिए हमारी प्रकृति में ये ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भले ही जायगोट का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टमस जंक्शन इसमें हो, स्टमस जंक्शन में हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे ये जो जायगोट है वो स्लोली इट कम्स टू द यूट्रस रीजन, और यूट्रस रीजन में आकर के एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाता है। तो ये जो यूट्रस रीजन जो है उसका रीजन का जो फर्स्ट अपर लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसी को यहाँ यूट्राइन वॉल कहा गया है। यहाँ आकर के ये ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है वो अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद ये यूट्राइन मिल्क और ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो एंडोमेट्रियम में इन्वेड करता है, इतनी तेजी से इन्वेड करता है उसमें एक तरह से धंस जाता है, और धंसने के बाद वो सेट कर जाता है। इसके बाद ही ये अपने आप को एम्ब्रायो के फॉर्म में डेवलप करता है। आप इसे और अच्छे से यहाँ देखें बच्चों, आप ये कंप्लीट डायग्राम है जो भी मैंने 3-4 स्लाइड में जिसकी चर्चा की है, आप देखें। ये आप यहाँ से आप समझने की कोशिश करें। ये हमारा कॉर्पस लूटियम है जहां से ओवरी से ओवम सीक्रेट हुआ है, ये सेकेंडरी उस साइड स्टेट में है, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे, लेकिन 24 से 48 घंटे तक ओवम यहाँ स्टेबल रहता है, और वो तब 48 घंटे के बाद ही अपने आप डिजेनरेट हो जाता है। 48 घंटे तक ये क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि इसकी इतनी ही वायबिलिटी है, इसकी इतनी ही लाइफ है। अगर तब तक कोई स्पर्म पहुंचता है जो कि बहुत तेजी से पहले पहुंचता है, तो वो इसको फर्टिलाइज करता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर नई लाइफ का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही 48 घंटे के बाद ये जो ओवम है वो अपने आप को डिजेनरेट कर लेता है, और फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यहाँ ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो यूट्रस का जो वॉल है, जो इनर वॉल है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं, वहां पर ब्लड की सप्लाई काफी तेजी से होने लगती है। यानी इट इज अ वेल प्लान्ड एकदम ये पूरा प्रोसेस है कि हमारी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करें कि जम्मू कोई पहुंचेगा और फिर बेबी का नए जीव का निर्माण होगा, तो उसके नरिशमेंट के लिए पहले से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर 48 घंटे के बाद तक कोई नहीं पहुंचता तो फिर यही वॉल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में ब्लड जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस एग की बात हो गई, लेकिन हमें यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात करनी है। तो यहाँ पर एग इज वेटिंग फॉर द स्पर्म। जब इजैक्यूलेशन होता है इंटरकोर्स के दौरान, तो बहुत सारे स्पर्म कहने का मतलब कि लगभग 300 मिलियन स्पर्म एक इजैक्यूलेशन में 2 से 3 ml सीमेन का डिस्चार्ज होता है, और 1 ml सीमेन में ऐसा काउंट किया गया है कि 100 के करीब यानी 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। यानी एक इजैक्यूलेशन में लगभग 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज होते हैं। ये सारे स्पर्म जो है वो जेनिटल ट्रैक्ट से होते हुए एग तक पहुंचते हैं। अब उसमें से जो पहुंच जाए, 300 मिलियन की दौड़ है, जो पहले पहुंचे 1 इन लाखों में एक और करोड़ों में एक जो पहले पहुंचे वो यहाँ पहुंचता है सारे बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ। वो बैरियर्स क्या है? जोना रेडिकुलेटा, जोना पेनिसिलेटा, उसके बाद यूट्राइन वॉल की भी बहुत सारी जो बैरियर्स है जो कि अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, उन सबको पार करता हुआ जब वो जंक्शन में, स्टमस जंक्शन में पहुंचता है तो वो फिर एग को फर्टिलाइज करता है। आप यहाँ देखिए, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ मेल एंड फीमेल का यहाँ फर्टिलाइज हो रहा है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट क्लीवेज यानी फर्स्ट सेल डिवीजन हो रहा है। इसके बाद फर्स्ट डे में 2 सेल, 4 सेल, 3 सेल, 3 डे का डिवीजन है, और लेट मोलुलर डिवीजन। और ये कितनी देर के अंदर हो रहा है? 30 घंटे के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा भी अगर देर होगा तो वो फिर जायगोट जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। साथ ही आप यहाँ एक टर्म देखें, स्टेम सेल्स।
स्टेम सेल्स बच्चों वो होते हैं, स्टेम सेल्स को हम टोटिपोटेंट सेल भी कह सकते हैं। ये ऐसे सेल होते हैं, यानी मॉड्यूलर स्टेज तक सेल उस फॉर्म में होता है जिससे बॉडी के किसी भी पार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है, हो पाया है कि ब्रेन कहाँ से बनेगा, कहाँ से हार्ट बनेगा, कहाँ से लिम्स बनेंगे, डिसाइडेड नहीं है। तो ये जो टोटिपोटेंट स्टेज में है, स्टेम सेल फॉर्म है। इसके बाद ही आप ये देख रहे हैं धीरे धीरे यूट्राइन वॉल की ओर आ रहा है और यहाँ ये इन्वेड कर रहा है इंडोमेट्रियम वॉल पे। आप ये देखें, ये हो गया मायोमेट्रियम, बीच का पार्ट, बाहर का जो पार्ट है दैट इज पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम पार्ट की तो हमें भी जरूरत नहीं है। मायोमेट्रियम पार्ट जो होता है वो डिलीवरी के टाइम में मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय काम करता है, लेकिन जायगोट के फुल नरिशमेंट, फुल डेवलपमेंट के लिए इंडोमेट्रियम पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो जायगोट है, जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं, कई बच्चों की ये समस्या आई है कि वो हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चों आप हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, टर्म तो टर्म ही है, आपको भ्रूण भी समझना पड़ेगा, भ्रूण क्या है, और आप उसको जायगोट समझें। तो मेन व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग, आप उस टर्म को क्या समझ रहे हैं। लैंग्वेज कोई मायने नहीं रख रहा है, हाँ लिखने में मायने रखता है। तो अगर आप इम्ब्रायो जो है वो यूट्राइन वॉल में जा रहा है, अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। भ्रूण यूट्रस में जा रहा है, ये भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप लिखेंगे भ्रूण गर्भाशय में जा रहा है तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये केवल समझने की बात है। तो यहाँ ये यूट्राइन वॉल में आ रहा है, पूरी तरह से अपने आप को इन्वेड कर रहा है। आप यहाँ देखिए ये इन्वेड कर रहा है, ये यूट्राइन ब्लड वेसल्स है, यूट्राइन ग्लैंड्स है, इनर सेल मास है, ये ट्रोपोब्लास्ट जो यहाँ से आप देखें इधर से जो आ रहा है, ये नीचे रीजन, और ये जो स्टेम सेल रीजन है, यही रीजन एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रायो से फिर फीटस का फॉर्मेशन होगा और फिर फीटस से बेबी का फॉर्मेशन होगा। अभी तक इसको हम सेल ही कहते हैं, और इनर मास सेल और ये यूटेराइन एपिथेलियम तक पहुंचा हुआ है। अगला स्लाइड जो हम की ओर अगले स्लाइड को हम चलते हैं। ये हमारा स्लाइड दिखलाता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जैसे ही बच्चों ट्रोपोप्लास्ट स्टेज में आने पर मॉड्यूलर स्टेज का जो जायगोट है वो एम्ब्रायोनिक वॉल में इन्वेड कर चुका है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से पूरी तरह से इन्वेड हो गया है। हीलिंग साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, ये पूरी तरह से अपने आप को हील कर रहा है, यानी अपने आप को ये कवर कर लेगा। क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से ये जायगोट जो है वो उसको कोई हार्म ना हो। आपको पता है प्रेगनेंसी इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो नए ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है, और नया ऑर्गेनिज्म अगर हेल्दी ना हो, हार्मफुल हो, तो फिर वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा भार हो जाता है। तो ऐसे में न केवल हम सब भी अपना प्रयास करें, बल्कि प्रकृति ने भी ऐसी पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो यूट्राइन एपिथेलियम, यहाँ पर आप ये देखिए कोरियन। कोरियन क्या है? ये एक झिल्ली लाइक संरचना, फ्लिपर लाइक संरचना यहाँ पे हम बना हुआ, जिसको विलाई भी कह सकते हैं, इस तरह की संरचना यहाँ पर बन रही है। ये क्रॉनिक विलाई क्या करते हैं? यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिक्स अप हो जा रहे हैं, एक दूसरे में मिल करके क्या बनाएंगे? प्लासेंटा बनाएंगे, जो अभी नहीं आगे बनाएंगे। और यही प्लासेंटा जो होता है वो फिर क्या बनाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चों यहाँ पर ये दो बात समझने की है और पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। पहला प्लासेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड उस कॉर्ड को कहते हैं या उस रस्सी को कहते हैं जिससे फीटस जो है वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को प्लासेंटा से जोड़ता है, और ये पूरी तरह से एम्ब्रायो के टिश्यूज के बने होते हैं, जबकि प्लासेंटा जो है वो माँ और बच्चे दोनों के टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। और ये पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? आपको पता है कि जब फीटस माँ के गर्भ में होता है तो ना तो वो ब्रीद कर सकता है ना खा सकता है, लेकिन वो बढ़ रहा होता है तो वो वेस्ट भी इलिमिनेट करता है, वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में वेस्ट के इलिमिनेशन, नरिशमेंट, ऑक्सीजन, इसके लिए वो पूरी तरह से माँ पे डिपेंड है। तो ये जो प्लासेंटा है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इन सारी चीजों का। अगला स्टेज हम ये हमें बता रहा है कि जैसे ही वो इनर सेल मास इन्वेड हो गया इंडोमेट्रियम रीजन में,
तो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है बच्चों कि हम सब 3 जर्म लेयर से बने हुए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पर ये 3 जर्म लेयर की बात की गई है। और इनर सेल मास की एक कैपेसिटी होती है कि वो मल्टीपोटेंट होते हैं, यानी किसी भी तरह के ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें ये डायग्राम, ये काफी डिटेल में है। यहाँ पर जो सेट किया हुआ है एंडोमेट्रियम में, और इसके सारे पार्ट्स को जब हम यहाँ से शुरू करें तो ये कोरियन विली जो है वो पूरी चारों तरफ फैली हुई है। ये क्या करेगी, ये ब्लड के सप्लाई को और जो नरिशमेंट के लिए ग्लूकोज है उसकी सप्लाई को बेबी तक पहुंचा देगी। ये आप देखें पूरे। इसके बाद ये हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट डेवलप्ड इन द एम्ब्रायो। हमारे शरीर में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके ठीक बाद हमारे नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पहले हार्ट बन गया है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ये एक तरह का पानी है, जैसे कि एक पूल है, तालाब है, तालाब में है और उसमें फीटस जो है वो फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि किसी भी तरह का जो जंक्शन होता है या जंक्चर होता है तो उसमें जो शॉक वगैरह ना लगे, बेबी को किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उस वाटर जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड है और उसके ठीक ऊपर एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। स्किन है किसका, एमनियोटिक स्किन का। स्पाइनल कॉर्ड का भी फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। टेल एंड, टेल यानी हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो एनस से हेड की ओर होता है। क्रॉनिक विली और कनेक्टिंग स्टॉक। अब इस डायग्राम में देखें, अभी तक अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक आइडिया मिल रहा है। ब्लड वेसल्स, क्रॉनिक विली एरिया जो कि फ्यूचर में प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर, जो ये पूरे यहाँ तक फैले हुए हैं, ये सब इस डायग्राम में आकर के एक जगह मिक्स हो गए हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसको कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे और ये पूरे एरिया को प्लासेंटा कहेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो गया है। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ ह्यूमन एम्ब्रायो। ये डायग्राम, ये एक डायग्राम जो बता रहा है कि जब 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है तो किस जर्म लेयर से किस पार्ट का, किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब आता है तो यहाँ देखिए एंडोमेट्रियम जो कि अपर लेयर से यहाँ बन रहा है, योग सैक से बन रहा है। तो क्या क्या बन रहा है, इससे प्रिमिटिव गट बन रहा है, लीवर बन रहा है, पैंक्रियास, डाइजेस्टिव ट्यूब बन रहा है और लंग बन रहा है। मेसोडर्म रीजन से क्या बन रहा है, तो नोटोकॉर्ड, पाराएक्सियल, पाराएक्सियल में क्या आ जाता है आपका स्केलेटन, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू। इंटरमीडिएट में आ जाता है ओवेरियन डक्ट, किडनी, ओवरी, टेस्टिस, ये बन रहा है। लैटरल से कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी वॉल, लिम्स, और इधर हार्ट और ब्लड वेसल्स विजरल से बन रहा है। इसके बाद एक हेड रीजन है। इक्टोडर्म से क्या बन रहा है, स्किन, हेयर। इक्टो मीन्स क्या होता है, बाहर, बाहर का जो बन रहा है, तो स्किन, हेयर, मेमोरी ग्लैंड, आंख जो कि बाहर से हम देख रहे हैं। तो थोड़ा समझना भी आसान है। इक्टो मीन्स बाहरी रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे शरीर के, जिसको कि हम बाहर से देख रहे हैं। ब्रेन, ब्रेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इक्टोडर्म से ही उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब आइए ये जो डायग्राम है, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ द फीटल डेवलपमेंट को दिखा रहा है। आप देखिए कि ये 35 से 36 दिन का फिटस है। इसमें आप आई का भी देख रहे हैं कि जो प्लेस अब फिक्स हो चुका है। मैक्सिलरी प्रोसेस यानी कि माउथ का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है। हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब क्योंकि अभी बने नहीं है, लेकिन उसका आइडिया यहाँ पे मिला हुआ है, जैसे ओवल टाइप का निकला हुआ है। और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और इसका लेंथ कितना, जस्ट 12 mm यानी 12 मिलीमीटर का है। ये क्या 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है। इसके बाद ये 36वां दिन है। अच्छा, एक चीज और हमें एक देखना होता है बच्चों की, हम कहते हैं कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन है या आपका जो कितने दिन के बाद आपकी डिलीवरी होगी, इसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है।
बच्चों हमको ये तो पता ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन कितने डेट पे हुई, किस दिन हुई, तो वो तो हमें जानकारी नहीं है कि कब वो जो पेयर है वो अपने आप को कोटेसी में लाते हैं और ये करते हैं। ये उस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट या मायने रखता है कि जब जो कपल हैं वो बेबी को कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सब कुछ उनका नॉर्मल होते हुए वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ये एक आइडिया रखा जाता है कि अगर किसी फीमेल का 28 डे का मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो 14वें दिन उसका ओव्यूलेशन होता है। तो 14वें दिन से 16वें दिन तक उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है वो फैमिली के साथ रहें, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन आप कंसीव कर सकें। अगर वो 16वें दिन कंसीव कर लेते हैं तो फिर वहां से हम 266 डेज काउंट कर करके ऐड कर करके उसमें हम डिलीवरी डेट को फिक्स करते हैं। साथ ही एक और एक तरीका है कि हम किसी महिला से पूछते हैं कि अगर वो उसका मेंस्ट्रुअल नहीं आया है, इट मीन्स कि इट मे गो प्रेग्नेंट, तो उसकी हम HCG की जांच करते हैं। HCG क्या हुआ? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके यूरिन में HCG का सिक्रेशन बढ़ जाता है और उससे हम उसकी जांच करते हैं। जैसे आप प्रेगा न्यूज जैसा जो किट देख रहे हैं वो कुछ और नहीं, HCG का ही टेस्ट का एक कॉमन तरीका डेवलप है जो आम हो गया है। इसी में अगर वो महिला का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को काउंट कर ले जो कि 14 दिन पहले हुआ होगा, तो 266 प्लस 14 यानी 288 डेज का हमारा फुल पीरियड होता है, जिसको कि हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड फर्टिलाइजेशन से लेकर करके बेबी के डिलीवरी तक को काउंट होता है। इसमें हम 1 वीक प्लस और 1 वीक माइनस चलते हैं। तो ये हमारा 35वां दिन का है। ये 36 दिन है। 36वें दिन में ही आप देख रहे हैं कि 4 मिनट का भी आप देख रहे हैं, ईयर जैसा भी यहाँ दिख रहा है, एल्बो, हैंड प्लेट, ये सब डेवलपमेंट हो गए। 45वें दिन में आप देख रहे हैं कि जो हिंडलिंग और फोरलिंग थे उनमें डिजिट भी आ गए हैं, देखिए। और ये टोक का जो रीजन है वो भी काफी अच्छे से दिख रहा है, यानी 3 महीने के अंदर हमारा जो फीटस होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब देखिए यहाँ, लेकिन यहाँ जो लिम्ब है वो दिख तो रहा है लेकिन वो भी फ्लिपर लाइक है, बतख की तरह। वो उस जो हाथ है वो पंजे जो है वो अभी तक अलग अलग नहीं हुए हैं, वो एक तरह से जुड़े हुए बतख की तरह। आप यहाँ देखिए, दिस इज द रियल डायग्राम है, सोनोग्राफी से लिया हुआ। देखिए एकदम पूरी तरह से बतख वाली संरचना दिख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पैर जो काफी बड़े हो गए, हैंड भी काफी बड़े होते हैं, ईयर भी काफी डेवलप होकर के बाहर दिख रहा है। साथ ही जो आई होते हैं, आई जो अब तक बंद होता है उसके ऊपर आईलिड आ जाते हैं। तीसरे महीने के अंत होते होते सिर पे और बॉडी के ऊपर भी थिन हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, आईलिड ओपन होना शुरू हो जाता है। और 5वें महीने होते होते जो फीटस है वो अपने हाथ पैर को चलाना शुरू करता है। तो एक महिला जो है वो फील करती है कि हमारा बच्चा जो है वो घूम रहा है। चूंकि ये घूम नहीं रहा होता है, एक तरह से अपने आप को मोशन में ला रहा होता है, क्योंकि वो अब उसका हाथ पैर जो होते हैं वो काफी एक्टिव हो चुके होते हैं। अब देखिए टोज सेपरेट हो चुके हैं और ये 56 यानी लगभग 2 महीने के बाद की बात। अब बेबी उसी फॉर्म में बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद ही 9 मंथ तक उसकी पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन। पार्टुरेशन द साइंटिफिक टर्म ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बर्थ, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म की क्रिया को ही पार्टुरेशन कहते हैं। और पार्टुरेशन जब होगा तो लैक्टेशन भी होगा। ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ। दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये डायरेक्ट आपका आंसर है। पार्टुरेशन क्या है? The process of delivery of fetus is called parturition. It is also a direct answer. इसके बाद कहता है कि parturition it start with the signal from the developed fetus and the placenta which produce the fetal ejection reflex. कहता है कि बच्चा कंप्लीट डेवलप हो गया, तो कहाँ से ये आइडिया आएगा, कहाँ से इंडिकेशन सिग्नल आएगा कि अब डिलीवरी होने वाली है। बच्चों आपको ये जान के ताजुब लगेगा कि ये द फर्स्ट सिग्नल फॉर द डिलीवरी इज गिवन बाय द फीटस। फीटस है वो पहला डिलीवरी पिट्यूटरी को देता है कि नाउ आई एम रेडी टू कम।
और यहाँ से फिर हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन का? एस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो डिलीवरी में उस पेन को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं लेबर पेन। और ये लेबर पेन कुछ और नहीं, जो मायोमेट्रियम रीजन है वेजाइना का, वो यूट्रस का मायोमेट्रियम रीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। और इतनी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हम नेचुरल फॉर्म की बात करें, नेचुरल वे ऑफ डिलीवरी की बात करें, तो मायोमेट्रियम रीजन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि जो वेजाइना का जो माउथ है वो ब्रॉड होना शुरू होता है। इट इज जस्ट अ मिराकुलस, क्योंकि जो 3 to 4 mm के डायमीटर का जो ट्यूब होता है वो इतना बड़ा होता है कि उससे 2.5 से 3 किलो का बेबी जो होता है वो बाहर आता है। इट इज कम्प्लीटली मिराकुलस प्रोसेस। तो वहां पर ऑक्सीटोसिन का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे वो ऑक्सीटोसिन अपने हार्मोन का सिक्रेशन काफी तेज करता है, और जिससे डिलीवरी जो पेन के दौरान जो पेन होती है वो उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है। जो पहले आधे घंटे पे एक रिफ्लेक्स आता था पेन का, वो 10 मिनट में आना शुरू होता है, और उसके बाद फिर पर मिनट 3 से 4 रिफ्लेक्स आने शुरू होते हैं। यानी कि ये अब जो माउथ है वेजाइना का वो काफी ब्रॉड हो चुका है, और बहुत ही आसानी से बेबी की डिलीवरी हो जाती है। आप यहाँ देखिए इस डायग्राम में बर्थ प्रोसेस, ये जस्ट डिलीवरी से या पार्टुलेशन से पहले का डायग्राम है। बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड, ये प्लेसेंटा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथेरा, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये कंप्लीटली बंद है। दिस इज द वेजाइना रीजन, यहीं से कर्विक्स भी बंद है। कर्विक्स को ब्रेक डाउन करते हुए वेजाइना से बेबी बाहर आएगा। तो सबसे पहले वो यहाँ से रिफ्लेक्स भेजता है, सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे। धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के और साथ ही एचसीजी के मिक्स सिक्रीशन से दिस पार्ट इज बिकम ब्रॉडेन होना शुरू होता है, और ये काफी धीरे धीरे होता है। अगर तेजी से होगा तो फिर इट में कि वो रप्चर हो जाए, और जो मदर है उसको उसकी के लिए जानलेवा साबित हो। तो ये काफी धीरे धीरे है, थकाऊ है, थकने वाला है, लेकिन ये बड़े आराम से होता है। रप्चर एमनियोटिक साइट आप यहाँ इस रीजन में देख रहे हैं, इस डायग्राम में। इसके बाद अगला वो बेबी का पहले सिर आता है, और सिर आने के बाद वो आराम से बाहर आ जाता है। इसके साथ ही इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ प्लासेंटा, जो कि बचे हुए पार्ट है, वो यूट्रस में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बेबी आती है हम उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, जो कि नाभि है, हम माँ से वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बेबी क्या, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। वहां पर एक प्लास्टिक क्लिप आती है, वो क्लिप लगा देते हैं। क्लिप लगाने के बाद तुरंत ही हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो रोए। क्यों रोए? क्योंकि अभी तक उसका जो लंग्स था वो डेवलप तो हो चुका था, बट नॉट इन द फंक्शन। अब वो जो था वो प्लेसेंटल वेंटिलेटर पे था, प्लेसेंटा से उसका सारा काम चल रहा था, लेकिन अब उससे जो वो पल्मोनरी वेंटिलेशन पे आना है, उसकी अपने लंग्स को काम करना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। तो उसको हम सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि पहले हम उसको क्राई करवाते हैं, रुलाते हैं, और जिससे कि उसका लंग्स खुल जाता है और वो सेल्फ ब्रीदिंग शुरू कर देता है। O2 और CO2 का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा काम क्या होता है कि इस प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को पूरी तरह से हम शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर ये हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये शरीर के अंदर जब रह जाएगा तो ये घातक होता है, लीथल होता है। आपने सुना होगा कि आज से कई साल पहले जब हमारे इंडिया उतना डेवलप और हेल्थ केयर से जो था वो इतना डेवलप नहीं था, तो बहुत सारी माँ जो होती थी वो बच्चे के जन्म के दौरान मर जाती थी। उनका सबसे बड़ा कारण ये जो प्लेसेंटा का बाहर शरीर से निकलना नहीं था। साथ ही ये प्रोसेस काफी आराम से करने का है, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है आप जानते हैं कि यूट्रस और बेबी जो था उन दोनों के टिश्यू से मिल के बना हुआ था। अगर ये बहुत झटके से निकाल दिया जाएगा तो इनमें की यूट्रस के से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आने शुरू होगी, क्योंकि माँ के लिए कभी न भरने वाला घाव हो जाएगा। वो हमेशा फिर वो उसकी शिकार ही रहेगी, और इनमें की वो फिर वो और ज्यादा हाइजेनिक हो जाए और ज्यादा उसके लिए हार्मफुल हो जाए। तो ये भी इसको काफी आराम से निकालना होता है, इसलिए आजकल ये हम
ये कोई हमारी कोशिश होती है कि हम सारी डिलीवरी जो होती हैं वो एक्सपर्ट के सुपरविजन में करवाएं, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो। इसके बाद ही हमारा आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन आपको पता है बच्चों, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चे को नरिशमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अब वह सेल्फ पे आ गया है, माँ से अब उसको कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, खास करके नरिशमेंट के लिए। तो वो अटैचमेंट जो कहाँ से शुरू होता है, वो मेमोरी ग्लैंड से शुरू होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, क्योंकि जैसे ही बेबी का होता है जो मेमोरी ग्लैंड्स के जो एल्वियोली हैं उनमें वो ब्रेन को इंडिकेशन भेजते हैं और फिर वहां से ब्लड का सिक्रेशन होता है। अब ये नहीं है कि ब्लड जो वो मिल्क जो है वो फट ऐसे ही आना शुरू होता है, नो। जब बेबी माँ के निपल को टच करता है, साथ ही जब वो सक करना शुरू करता है, दिस सकिंग प्रोसेस से जो वहां की जो सेंसिटिव मेम्ब्रेन है निपल रीजन के, वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। जब वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं तो वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जहां से फिर मेमोरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है और वहां से एल्वियोली जो है वो फिर मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वास्ट एंड इमेजिनरी प्रोसेस, बट ये होता है और हम इसे काफी अच्छे से समझें, क्योंकि ये हमारे फैमिली लाइफ के लिए, साथ ही सोसाइटी के लाइफ के लिए काफी जरूरी है। हम एक एजुकेटेड पर्सन हैं और अपने रोल को काफी अच्छे से, खास करके इस मामले में निभाएं। आजकल एक बहुत और ट्रेंड चल गया है कि हम लोग सी सेक्शन और सर्जरी के द्वारा हम अपने डिलीवरी करवाते हैं। दिस इज नॉट गुड, ये भी सही नहीं है। जो भी हो नेचुरल तरीके से हो, और नेचर इज ऑलवेज बेस्ट। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद माँ जो होती है वो बच्चे को अपना पहला दूध पिलाती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉम, जो कि अक्सर आप देखेंगे कि गांव वगैरह में या सब अर्बन रीजन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कि उसे लोग फेंक भी देते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारा सबसे हेल्दीएस्ट पोर्शन होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स और सारे वो होते हैं जो कि हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और उसको जो हम कहते हैं आजकल टीकाकरण कराना, वो पहले तो टीकाकरण नहीं होता था, तो क्या होता था, बच्चे को उस माँ के दूध को पीकर नहीं हेल्दी रहते थे। तो खैर वो तो अलग चीज है, लेकिन माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम, उसे हमें जरूर पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ ही ये जो होता है वो हमारे लिए कंट्रासेप्शन का भी काम करता है, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है। इसमें एक डायग्राम और बच गया है, मेमोरी ग्लैंड, जो कि मैंने लास्ट में दिया है। आप देखें, ये रीड रीजन है हमारे का, ये हमारे बॉडी का, ये मेमोरी लॉब्यूल्स, मेमोरी एल्वियोली, इसी एल्वियोली में मिल्क भरे होते हैं। जब बच्चा इस एरिया को सक करता है तो यहाँ से सेंसिटिव जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं, और ब्रेन के सिग्नल्स के बाद फिर वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन के बाद यहाँ से मिल्क जो होता है वो रिलीज होता है, और इन डक्ट्स के माध्यम से बेबी के मिल्क तक, बेबी के माउथ तक आता है। मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज। अब हम आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्क्रॉटम, हाउ इट मेंटेन्स द टेस्टिस एंड टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं, स्क्रॉटम क्या है। साथ ही ये हमारे शरीर का जो टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में होता है, तो ये शरीर से बाहर क्यों होता है, शरीर के अंदर ही रहे, जबकि फीमेल का सारा कुछ इंटरनल है, तो मेल का बाहर क्यों है। तो खैर उस पेनिस की तो बात अलग है, क्योंकि वो तो इजैकुलेटरी ऑर्गन है, उसका तो बाहर रहना जरूरी है। लेकिन टेस्टिस क्यों बाहर होता है, टेस्टिस इसलिए बाहर होता है कि जब हम स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। अगर वो बॉडी के अंदर होगा तो फिर वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जो भट्टियों में या वैसे रीजन में काम करते हैं जहां पर जो वर्किंग प्लेस है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो उनका स्पर्म काउंट काफी कम होता है, साथ ही स्पर्म भी जो होते हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो टू मेंटेन दिस प्रोसेस, स्क्रॉटम जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, और वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी वो प्रोसेस है जहां पर एक एग को एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करे। ठीक है, आपको पता है कि 3 मिलियन स्पर्म्स इस रेस में दौड़े हुए फर्टिलाइजेशन के लिए।
तो वहां फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या लगभग 300 के करीब हो जाती है। बहुत सारे जो होते हैं वो इधर ही अटक के रह जाते हैं, भटक के रह जाते हैं। तो जब एक पहुंचता है तो एक के साथ और भी वहां पर ओवम के पास स्पर्म पहुंच रहे होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जो उसको रप्चर करके पहुंच गया ओवम के न्यूक्लियर रीजन तक, तो ओवम ये सिचुएशन बनाती है कि कोई और स्पर्म अब मेरे अंदर ना आए, और उसके लिए वो कैल्शियम का सिक्रेशन को इनहांस कर देती है। कैल्शियम के सिक्रेशन होने से उसका जो प्रीवाइटलाइन एरिया है वो ब्लॉक कर जाता है, और फिर कोई और स्पर्म, हालांकि वो जो पेलिसीडा को ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन वो न्यूक्लियर रीजन तक, प्रीवाइटलाइन रीजन तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, वाई आर फिमरी प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गिव इट्स फंक्शन। फिमरी क्या है? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपने यूट्रस का जब आपने देखा होगा तो उसमें ये पियर शेप और उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये फिंगर लाइक जो प्रोसेस उसी को फिमरी कहते हैं। ये क्या करता है? ये सीलिया इसके पास होता है, बियर सीलिया दैट बीट टुवर्ड्स ऑपरेचर टू डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द सेल फ्रॉम ओवरी इनटू द इन्फर्टिकुलर। इसके पास सीलिया होता है, और आपको पता है सीलिया मोशन का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है। तो ये बीट करता है किसको? ओवरी को, जिससे कि जो ओवरी से जो एग रिलीज होकर करके फिमरी में आते हैं, वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? फंडिब्यूलम की ओर। फंडिब्यूलम इज अ वेरी नैरो ट्यूब। एक और क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाए। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। हालांकि आप एक कोई भी स्टेप, ये जो फुल मैच्योर स्टेप है इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके कई स्टेप्स को यहाँ दिखाया है, ताकि अगर आप इसे स्पर्मेटोजेनेसिस वाले क्वेश्चन में भी दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक और आप क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। सॉरी, यहाँ ल्यूटियम नहीं आ पाया है, नीचे आप देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम है। आई होप कि आपको दिक्कत ना हो। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ये सेकेंडरी oocyte को कंटेन करता है, लेकिन ये क्या होता है? सेकेंडरी oocyte से ही फिर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। इसमें हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल में एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम का सीक्रेशन का फॉर्मेशन कब होता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब होता है, और ये तब तक होता है जब तक कि जो जाइगोट है वो पूरी तरह से यूट्रस में सेट नहीं हो जाए। इसके बाद वेरियस हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन का तो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फीडिंग के दौरान होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर पे, जो कि सॉल्व है। हार्मोन्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसका आप यहाँ एक डायग्राम भी देखें। इसके बाद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? वो ट्यूब्यूल्स है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, ये एपिडाइडिमस का रीजन है, स्क्रोटम का रीजन है, हेड ऑफ एपिडाइडिमस, मिडिल रीजन, टेल रीजन। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये एक तरह से इसको गूथा हुआ कह सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ प्रीमोर्डियल जर्मिनल से स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड हुआ, डिप्लॉयड से फिर ये हैप्लॉयड हुआ, और हैप्लॉयड होकर के फिर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सर्टोरी सेल भी है और लिडिक सेल भी है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, राइट द वेरियस स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हालांकि मैंने अभी जब स्लाइड में पढ़ा रही थी तो आपको ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, ये मैंने नोट्स के फॉर्म में दे दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि जब इसको थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड पर भी देखें,
फर्टिलाइजेशन को दिस इज फिम्बरी रीजन। अभी आपने बोर्ड पर इसकी चर्चा सुनी। अब कहता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वेरियस प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। आपने जाना कि 200 से 300 मिलियन जो है वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक में स्पर्म यहाँ पे पहुंचे। एक कहाँ है, एक यहाँ पे है। यहां से स्पर्म को यहां पहुंचना है फर्टिलाइज करने के लिए। और दिस इज एक नहीं, इसको हम सेकेंडरी oocyte ही अभी साइंटिफिकली कहेंगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे एक कहने सेकेंडरी oocyte। यहां से स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए अब जा रहे हैं। तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स करते हैं, खास करके जिनकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ है, नॉर्मल जिनकी लाइफ है, सेक्स लाइफ है, उनके लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, आईवीएफ का सहारा लेते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जानना चाहिए। और क्योंकि बच्चे आप पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट के, आप में भी और फ्यूचर डॉक्टर और नर्स, तो आप ये जाने। तो जब यहाँ से 300 मिलियन स्पर्म्स जब यहाँ पहुंचने के लिए शुरू होते हैं, तो सबसे पहले तो उनका बैरियर होता है कि द जेनाइटल एरिया ऑफ द फीमेल जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। और जो स्पर्म होते हैं उनके ऊपर जो एक्रोसोम होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि, और ये भले ही होते हैं एल्कलाइन, ये एसिडिक है फीमेल, मेल एल्कलाइन है, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन ये एक्रोसोम में बंद है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। तो ऑलमोस्ट स्पर्म्स जो होते हैं वो वेजाइनल ट्रैक में ही ट्रैप हो जाते हैं। इसको भेद कर करके जब कुछ आगे बढ़ते हैं तो ये जो दिस रीजन जिसको हम कहते हैं सर्विक्स रीजन, सर्विक्स रीजन जो है फीमेल का, ये भी काफी टफ होता है, उसके अंदर नहीं जा सकता कुछ। लेकिन जैसे ही स्पर्म रिच होना शुरू होता है तो यहां से ये फिर ये क्या होता है, डाइल्यूट होना शुरू होता है। डाइल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट होने से क्या होता है, ये दिस मेम्ब्रेन बिकम थिन, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिससे कि स्पर्म इजिली यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्पर्म यहाँ आगे बढ़ गए, आगे आगे आने के बाद जब यूटेराइन रीजन में पहुंचते हैं तो इसके बाद फिर यहाँ बहुत सारे जो होते हैं वो एसिडिक एंजाइम्स होते हैं जो इनके लिए हार्मफुल होते हैं। यहां से आने के बाद जब अगला स्टेप जो होता है इनका, वो होता है राइट सिलेक्शन, राइट डायरेक्शन का सिलेक्शन, की जो एग है वो राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में। आपको पता है बच्चों कि हर महीने एक बार इससे और एक बार इससे अल्टरनेट हमारी ओवरी जो है वो एग का प्रोडक्शन करती है। अगर ओवरी ने इस बार इधर से एग का प्रोडक्शन किया, एग अगर राइट हैंड साइड में है और अगर वो स्पर्म लेफ्ट साइड में चले गए तो फिर वो वहीं खत्म उनकी कहानी हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसको जब आगे लेकर के जब ये स्पर्म आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर यूटेराइन का जो ओप्यूला है ये भी काफी नैरो है,
साथ ही इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद फिर इसके बाद जब आगे स्पर्म पहुंचते हैं तो यहाँ फिर ओवरी इनकी मदद करनी शुरू करती है और स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन के लिए एक रिएक्शन है जिसको एफ रिएक्शन कहते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो इस स्पर्म को आगे बढ़ने में, चूंकि ये अपवर्ड मोशन है और काफी थकाऊ मोशन है, तो इसमें एंजाइम, साथ ही यूट्रस और स्पर्म और एक इन सब का एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ स्लाइड में दिया है कि कई सारे रीजन होते हैं, जिसको पार करके, या बैरियर्स होते हैं जिसको पार कर करके के जो स्पर्म है वो एक तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हाईली एसिडिक वेजाइनल मीडियम, माउथ ऑफ कर्विक्स, यूट्राइन कैविटी, यूट्रस ऑस्टिमियम, इसको सिलेक्शन ऑफ राइट फैलोपियन ट्यूब, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्विसिडा। तो 6 और 7 जो बैरियर है वो तो एक तक पहुंचने के बाद आएगा। एक चीज और इसी में आप देख लें बच्चों कि फर्टिलाइजेशन इज अ सिमगैमी प्रोसेस। क्या है सिमगैमी? यानी मिक्सिंग। कैसे? जब सिमगैमी होती है यानी जब स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उस स्टेज को सिमगैमी कहते हैं। इस सिमगैमी प्रोसेस में दोनों का जो क्रोमोसोम है वो इंटरमिंगल हो जाता है और फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट के फॉर्मेशन के तुरंत बाद फिर उसके चारों ओर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको आप देखिए 3 स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जैसे व्हेन स्पर्म रीच टू द ओवम देयर आर 3 थिंग्स विल हैपन। इंटरमिंगलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल साइटोप्लाज्म जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस को कैरियोगेमी कहते हैं, और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ पेरेंट एंड मैटरनल क्रोमोसोम। यही इसका सबसे प्रॉक्सिमम पार्ट है फर्टिलाइजेशन का। साथ ही जैसे ही यहाँ पर इंटरमिंगलिंग होती है क्रोमोसोम की, यहीं पर सेक्स का भी डिटर्मिनेशन होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज ऑलवेज हैपन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड एट द स्टेज ऑफ एम्फीमिक्सिस। इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। कहीं कहीं किताब में इसकी चर्चा नहीं है, कहीं कहीं पे है, लेकिन आप ये जाने कि इसे एम्फीमिक्सिस ही कहते हैं। ऑस्कर हर्टविग और ये एक वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार फर्टिलाइजेशन को सी अर्चिन में पाया या खोजा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? इस्थमस जंक्शन। आप वहां देख रहे थे बच्चों, इस्थमस जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एग्जैक्ट प्लेस एग्जैक्ट टाइम इज मोस्ट नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर वो नहीं हुआ, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फीमेल का जो होता है 48 आवर्स का होता है और मेल का केवल 72 आवर का ही लाइफ होता है। इसके बाद वो अपने आप डिजेनरेट कर जाता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। अब आते हैं बच्चों स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन आता है। अभी आपने डायग्राम में भी देखा कि जैसे ही इसको हम वेजाइना में रीजन में या उसको हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, उस रीजन में इजैकुलेट होते हैं तो वो कैसे ऊपर आएंगे? तो उनको कैपेसिटेट किया जाता है, यानी कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप आगे बढ़िए। अभी तक जो स्पर्म थे वो बिल्कुल सेकेंडरी स्टेज में ही थे, वो मैच्योर नहीं थे, इमैच्योर स्पर्म थे। उनके ऊपर एक्रोसोम था, कोलेस्ट्रॉल ये सब भरा हुआ था और साथ उनका जो मोशन था वो बिल्कुल स्लो मोशन था, 1.5 नैनो के स्पीड से वो चल रहे थे। तो वो तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी, जो एग है वो अपने आप डिजेनरेट कर जाएगी। तो ऐसे में उनको क्या करते हैं? कैपेसिटी देते। तो कैसे कैपेसिटी देते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का अरेंजमेंट देते हैं। साथ ही उनका जो कोलेस्ट्रॉल था उसको डिसोल्यूट कर देते हैं। डिसोल्यूट करने से क्या होता है? उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद उनको कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स देते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो काफी अधिक मात्रा में उस रीजन में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे स्पर्म की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उनका स्पीड बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? वो विप लाइक मोशन में आ जाते हैं। साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं स्पर्म वेजाइना के, वो भी प्रोपेल करते हैं। जैसे जो नाविक जो होते हैं वो चप्पू चलाते हैं, तो उस तरह से उनको चप्पू की तरह उनको फॉरवर्ड किया जाता है कि आप आगे बढ़े। यानी
यहाँ पर जो फीमेल जो ऑर्गन है वो भी ये चाह रही कि स्पर्म मुझ तक आ, मुझे फर्टिलाइज करे, क्योंकि और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, जन्म हो। नेक्स्ट मैंने बात की थी एएफ रीजन। एएफ रिएक्शन क्या होता है? एंटी फर्टिलिन फर्टिलिन रिएक्शन। एंटी फर्टिलिन जो होता है वो स्पर्म में होता है, फर्टिलिन किसमें होता है? फीमेल में होता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो वो दोनों जैसे ही फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंचता है, फीमेल जो है वो अपना सिग्नल भेजती है और मेल भी अपना सिग्नल भेजता है, जिससे कि स्पर्म जो है ऑटोमेटिकली एग के जोना पेलुसिडा रीजन में अटैच होता है। अगर ये ना हो, हम कहते हैं कि हम दूसरे स्पीसीज के साथ आप इंटरकोर्स करें और फिर बेबी को जन्म दे लें, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एक्रोसोमल में होता है, इसमें क्या होता है कि उसका हम हटा देते हैं एक्रोसोम रीजन, और उसमें क्या होता है? लाइसिन एंजाइम होता है। ये लाइसिन एंजाइम ऑलरेडी स्पर्म लेके आता है, जिससे कि उसके जोना पेलुसिडा और जोना रेडिकुलेटा को रिलीज कर सके। आप देख लें, एंजाइम 3 तरह के होते हैं। हाइल्यूरोडिनेज जो डिसॉल्व करता है हाइल्यूरोनिक एसिड को, जो कि सबसे आगे में होता है। दूसरा होता है कोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना जो होता है कोरोना रेडिएटा उस साइड को डिजेनरेट करता है, डिसॉल्व करता है। और फिर एक्रोसिन जोना लाइसिन, ये जोना पेलुसिडा रीजन को, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिक टफ रीजन होता है, उसको वो डाइजेस्ट करता है और डिसॉल्व करता है। With all these, sperm break down the layer of egg and reach to the pre-vitelline area of the ovum. इतना होने के बाद वो वहां पहुंचता है। अब एग जो है वो अपने आप उसको वेलकम करने के लिए, जैसे अगर हम शादी कहते हैं कि शादी हो रही है तो लड़की अपने आप बढ़ करके दूल्हे का स्वागत करके, तो ठीक उसी तरह से एग जो है वो यहाँ पर वो रेडी हो गई है कि हम आपके वेलकम के लिए तैयार हैं। तो स्पर्म के वेलकम के लिए वो क्या करती है? वो खुद एक प्रोट्यूड बनाती है एग, और उस प्रोट्यूड कम आउट होता है और एक फर्टिलाइजेशन कोन बनाता है, और उस कोन के थ्रू स्पर्म जो है वो अपने आप ओवम तक पहुंच जाता है। यानी इट इज अ वेरी टफ एंड टफ टास्क, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। दूसरा होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इस कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही एक स्पर्म न्यूक्लियस तक आता है, तुरंत वहां पर कैल्शियम का सिक्रेशन करके उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि दूसरा स्पर्म वहां तक ना आ जाए। यही केस अगर इटमे की अगर 2 एग्स हों, एक राइट और एक लेफ्ट, और 2 स्पर्म उसको इन्वेड करते हैं, तो फिर वहां पर जाइगोट बनता है, सॉरी ट्विंस बनते हैं, और उसको फिर हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है? जब एक बार एक फर्टिलाइज होता है और जाइगोट में जब वो डिफ्रेंशिएट होता है, तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो फुल्ली सेपरेट हो जाते हैं, तब उन्हें मोनोजाइगोट ट्विंस कहते हैं। और ये ट्विंस का जो सेक्स होता है वो सेम होता है, क्योंकि जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो चुका होता है। और इसके बाद जैसे ही स्पर्म वहां पर पहुंचता है तो 2 काम होता है। पहले तो कि उसका उस साइड का सेकेंडरी मियोटिक स्टेज कंप्लीट होता है, और इससे एक जो होता है वो क्या होता है? हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें मिलना है और मिलने के बाद उन्हें तुरंत नए जीव का फॉर्मेशन करना है, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है। और सिंगेमी तो होता है जिसमें प्लाज्मोगेमी होता है, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होता है, इस पर न्यूक्लियस फ्यूज होता है, और उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का क्रोमोसोम मिक्स होता है, और इसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और नाउ द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो बच्चों, मैंने इस एक क्वेश्चन की काफी डिटेल में चर्चा की है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि ये शॉर्ट नोट्स में भी आए, थोड़ा थोड़ा करके एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें मैंने डायग्राम नहीं दिया है, क्योंकि सारे डायग्राम मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में दे रखे हैं, तो आप उसे मिक्स करके पढ़ें। इसके बावजूद आपको कोई समस्या आती है, देन टॉक टू मी, कॉल मी, कमेंट मी, आप करें और उससे अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन आप देख लीजिए। इस सबसे पहले तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है कि एक अंडा से एक ही बेबी का फॉर्मेशन हो, बहुत सारे बेबी का फॉर्मेशन ना हो, दुर्योधन और कॉर्बन का फॉर्मेशन ना हो, एक ही माँ से वो बने, एक ही अंडे से बने थे। दूसरा, इट रिस्टोर डिप्लॉयडी को रिस्टोर करती है, जिससे कि हमें जेनेटिक वेरिएशंस मिलते हैं।
साथ ही डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है, सेक्स का भी डिटर्मिनेशन होता है। तो हमारे जो ये टैबू है हमारे यहाँ की महिला है रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल बेबी के लिए, और इसके लिए बहुत ज्यादा जो हम करते हैं सोनोग्राफी कराने के बाद, तो दिस वेरी लीथल, बहुत ही बड़ा क्राइम है, जघन्य अपराध उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म हो, ऑल इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें ह्यूमन का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ग्रैंड पेरेंट, किसी का भी कहीं कोई रोल नहीं है। और दे आर अ बैलेंसिंग फैक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी को बैलेंस करते हैं। आप देख रहे हैं कि फीमेल का जो फीमेल फिटिसाइड इतना ज्यादा होते जा रहा है कि आप जो हरियाणा और गुजरात रीजन को देखिए वहां लड़कियां नहीं मिल रही। दिस इज अ लीथल क्राइम, आई एम अगेन सेइंग इट, ये बहुत जघन्य अपराध है। और हमें खास करके युवा वर्ग को, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे आशा है कि आप सब इस चीज को समझेंगे और अपने परिवार में, खास करके अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज को नहीं आने देंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, राइट द प्रोसेस इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन ह्यूमन। ये भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एंड फर्टिलाइजेशन, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, तब पार्टुरेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन इज बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैंने काफी डिटेल में लिखा है, लेकिन इसको मैंने डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन बच्चों आप इसे देखें, समझें और इंजॉय करें। साथ ही कहीं भी कोई समस्या को आप निराकरण करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को यहाँ कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू।